चलिए, मार्केट बाराती में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ बिल्कुल एक खास मेहमान आए हैं। नए रिकॉर्ड की तरफ कई बार कदम बढ़ाने के बावजूद बाजार की तेजी कायम नहीं रह पा रही है। ऐसे में क्या भारत और अमेरिका की ट्रेड डील से बाजार को नया बूस्ट मिलेगा? मिले जुले अर्निंग के बाद क्या तीसरी तिमाही में और बेहतर नतीजे दिखेंगे? एफआईआईज की वापसी? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में जुड़ गई हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन एंड चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट देवीना मेहरा जी। देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहली बार आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, लेकिन कई इंटरव्यू में आपसे सुना है कि आप हमेशा कहती है कि डेटा से चलने वाले बाजार की आप बात करती हैं। तो अभी के डेटा से क्या संकेत मिल रहा है और अगले 6 महीने का ट्रेंड आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 6 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए भी आप ये नहीं कह सकते कि निफ्टी का ये टारगेट है और सेंसेक्स का टारगेट है। ये बाजार इक्विटी मार्केट्स कभी भी उस टाइम फ्रेम में प्रेडिक्टेबल नहीं होती हैं। मैंने कभी भी नए संवत में या जनवरी में आप सेंसेक्स या निफ्टी का टारगेट नहीं दिया, 30 साल से नहीं दिया। और पर ये कहने के अतिरिक्त ये बात ये है कि अधिकतर टाइम निवेशित रहना ही बेहतर रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एकदम नजर आएगा कि क्रैश आने वाला है, जैसा कि कोविड के टाइम हमारा कॉल था मार्च 2020 के शुरू में, 2 मार्च को टू बी एग्जैक्ट, पर 3 हफ्ते में ही हमने कहा कि आप वापस जाइए बाजार में। पर वो स्थिति बहुत कम आती है। अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बाजार में बहुत ज्यादा कोई क्रैश का डर है। और हम लोग सब समझते हैं कि एक रिस्क होता है अगर आप निवेशित रहें, लेकिन एक रिस्क जो अक्सर नहीं समझा जाता, निवेशित ना रहने का रिस्क। और अगर आप देखें, जब से समझ लीजिए 40 से ज्यादा हो गया जब से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ है, उसमें अगर आप 10 सबसे अच्छे दिन निकाल दें, आप सोचेंगे 4 साल में 10 दिन क्या होते हैं, लेकिन आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। तो अगर आपका 100 रुपया आज 85,000 के करीब है, तो वो खाली 28,000 रह जाएगा। तो ये वो रिस्क भी समझना होता है। तो सबसे पहली बात जो आपके दर्शकों को समझनी चाहिए कि पूरा का पूरा आपका निवेश कभी भी इक्विटी मार्केट्स में नहीं होना चाहिए, चाहे डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको नहीं मालूम कि 1-2 साल में क्या रिटर्न आएगा। तो इक्विटी में वही पैसा लगाइए जो आप 8-10 साल तक आपको हाथ नहीं लगाना है कम से कम। और लेकिन जो आपका इक्विटी का एलोकेशन है उसमें निवेशित रहना ही बेहतर है। और जहां तक डेटा का सवाल है, आप इंडेक्स लेवल पे पीई वगैरह देखने में बहुत अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स का जो कॉम्पोजिशन है वो इतना बदलता है। इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं वो इतना बदलते हैं। आप 20 साल पहले, तो 20 से थोड़े ज्यादा साल पहले देखें तो बैंक्स थे ही नहीं इंडेक्स में, और अब बैंक्स और लेंडर्स जो है वो सबसे बड़ा वेट है। तो आप ऐसे इसी तरह बहुत सारे और भी उदाहरण दे सकती हूँ। तो अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर देखें, तो अगर आप इवन पी बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यूएशन रेशियो तो नहीं है, पर सबको समझ में आता है, तो मैं ये कहूँ पी रेशियो किसी भी सेक्टर में ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम एंड पे है कि इतना हाई कभी हुआ ही नहीं। कई सेक्टर्स में एवरेज से भी कम है, तो उस हिसाब से भी कोई ऐसा डेंजर का साइन लग रहा है। और दूसरी बात, जहां तक नतीजों का सवाल है या अर्निंग्स का सवाल है, तो ये अर्निंग्स का कोई पीक भी नहीं है। और मेरा, अगर आप एक तिमाही पहले के, 2-3 महीने पहले के अगर देखें इंटरव्यू, तो उसमें मैंने ये सोचा था कि दूसरी तिमाही में के नतीजे बेहतर आएंगे, मतलब जो जुलाई से सितंबर वाली तिमाही है, और उसके लिए कई कारण थे। मुद्रास्फीति कम हुई, कंजम्पशन ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है, और जो क्रूड या कच्चे तेल के भाव गिरे हैं उसके कारण पेट्रोकेमिकल्स के दाम गिरते हैं, उससे कई इंडस्ट्रीज में मार्जिन में फायदा होता है। तो लेकिन अब जो दूसरी तिमाही में बीच में जीएसटी आया, जो आप ओवरऑल दृष्टि से देखें तो हाँ अच्छी चीज थी, लेकिन उससे कुछ दूसरी तिमाही के जो नतीजे थे वो थोड़ा हिल गए, क्योंकि कई उपभोक्ताओं ने अपने कंजम्पशन को डिले किया कि आ जाने दीजिए। फिर जब वो जीएसटी का अनाउंसमेंट भी आया, तो कंपनीज को भी अपने जो उनकी इन्वेंट्री थी डीलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, रिटेलर्स के पास, उसको सॉर्ट आउट करने में, उसको ठीक ठाक करने में कि किस दाम पे बेचना है, वो सब थोड़ा समय गया। तो दूसरी तिमाही जो अच्छे या बेहतर नतीजे आने थे, वो कुछ हद तक तीसरी तिमाही तक ठेल दिए गए। तो मुझे लगता है तीसरी तिमाही से आपको
थोड़ा वो क्लियर पैटर्न नजर आएगा कि नतीजे बेहतर हो रहे हैं। वो ओवरऑल निवेशित रहने का समय है, लेकिन सेक्टर और कंपनीज हमेशा की तरह आपको ध्यान से उस पर निर्णय लेना है। निवेशित रहे लेकिन सेक्टर्स पर ध्यान रखते रहे। गुड मॉर्निंग देविना मैम, तृप्ति उपाध्याय ज्वाइनिंग हियर। जिस तरह से आपने बात की जीएसटी रैशनलाइजेशन की और काफ़ी सारे सेक्टर्स पर बात की, एफएमसीजी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। एक स्लगिश ग्रोथ के बाद अब फिर से थोड़ा सा अप ट्रेंड यहाँ पर नज़र आ रहा है। रीसेंट के जो मैक्रो एंड पॉलिसी डेवलपमेंट है, जैसे कि जीएसटी रैशनलाइजेशन अभी आपने जिक्र किया, फेवरेबल मॉनसून फोरकास्ट यहाँ पर आया है, गवर्नमेंट भी अब कंजम्पशंस को यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर आई है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने बढ़ाया है। अगले 2 से 3 साल आप एफएमसीजी सेक्टर को किस तरह से देखती है और निवेशकों को कौन से अहम लेवल्स यहाँ से ध्यान रखना चाहिए और क्या आउटलुक रहेगा आपका? तो अगर मैं अपने पीएमएस में या स्मॉल केस में भी देखूं तो एफएमसीजी एक सेक्टर है जहां पूरे 2025 में हमारे सिस्टम्स में वो स्टॉक्स ज्यादा ऊपर आने लगे और धीरे धीरे करके हम उसमें ओवरवेट हो गए हैं। मतलब पिछले साल सेम समय हम ओवरवेट नहीं थे, आज हम एफएमसीजी में ओवरवेट हैं और कुछ समय से हैं। तो मैंने कुछ जैसे आपको बताई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से तो खैर उतना ज्यादा कंजम्पशन का डायरेक्ट लिंक नहीं है। कंजम्पशन कुछ समय से बेहतर होने लगा था। कंजम्पशन बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं उन्होंने दिया जब कंजम्पशन एक्चुअली में बिल्कुल नीचे के स्तर पे था, और वो साल था 2023-24। तब कंजम्पशन ग्रोथ अगर आप जीडीपी में प्राइवेट कंजम्पशन देखें तो वो 21 साल में सबसे कम ग्रोथ नंबर था, 4% से भी कम था। और उसके बाद से उस समय कोई उस पर फोकस नहीं कर रहा था। कारण ये था कि बाजार अच्छा कर रहा था। जब सितंबर 2024 से बाजार ऊपर से गिरने लगा तब सबको अचानक से ख्याल आया कि कंजम्पशन स्लो डाउन हो गया, लेकिन कंजम्पशन तब तक बढ़ने लगा था। तो 24-25 में भी बढ़ा और 25-26 में भी। और जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रही है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर, और उसमें दर में ही अभी जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो एक तरह से हिस्टोरिक लो पर है। और दूसरी बात है कि ये चीज जो कभी शायद ही कभी होती है कि कई पदार्थों के, खासकर खाद्य पदार्थों के दाम गिर गए हैं। तो यही नहीं कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, दाम ही गिर गए हैं। तो जो आप अगर देखें घर का बजट, तो उसमें पिछले साल तक ये स्थिति थी कि ये खाद्य पदार्थों के दाम इतने ज्यादा थे कि आप रोजमर्रा की बाकी चीजों भी नहीं खरीद रहे थे। तब एक तरह से मैं कहूँ तो साबुन और शैम्पू नहीं खरीद रहे थे क्योंकि सारा पैसा आपका किचन के बजट में ही जा रहा था। तो वहां भी थोड़ा जगह बनी है। जैसा आपने बोला, मॉनसून भी ठीक रहा है। वो सब चीजों से आपके टॉप लाइन पे फायदा होता है। और दूसरा चीज जो है कि जो एफएमसीजी कंपनी के सेल्स में फायदा होता है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कच्चे तेल का और पेट्रोकेमिकल का दाम गिरता है और कुछ हद तक खाद्य पदार्थों का दाम भी गिरता है, उससे मार्जिन पर भी फायदा होता है। तो और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कई साल अंडर परफॉर्म किया, तो अब वो स्थिति बदल रही है। ओके मैम, एक सवाल और मैं बाजार पे देना चाहूंगा। जो मौजूदा रैली है, क्या ये आपको सस्टेनेबल लग रही है या ओवरहीटेड जोन में जा चुका है? और दूसरा एक और, क्या अर्निंग ग्रोथ और वैल्यूएशन से में डिस्कनेक्ट दिख रहा है भारतीय बाजार में? और कोई ऐसा सेक्टर जहां पे आप ओवरवेट हो, जहां अंडरवेट हो, वो भी अगर बता दे साथ में। हाँ, तो मैंने जैसे बोला, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इतना ओवरहीटेड बाजार है कि आपको बाजार से निकल जाना चाहिए। एक्चुअली होता यह है कि जब आपको बाजार में कुछ ठहरने का या रुकने का समय वो होता है जब बाजार में बहुत ज्यादा खुशहाली का माहौल होता है। तो अगर मैं 1-1.25 साल पहले जाऊं तो सबको लगता था कि पैसा बनाना इतना आसान है। मेरे पास बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज आते थे और कहते हमारा आप बस 30-35% कंपाउंडिंग दे दीजिए, उससे की हमको आशा नहीं। 30-35% ही अधिक है। पर उस समय सबको लगता था कि 30-35% तो बहुत आसान है। और अब वो दूसरी स्थिति है जब आप पूछ रहे हैं ये प्रश्न ही कि क्या बाजार से निकल जाए। तो अगर आप रिसर्च स्टडीज को देखें तो ये चीज, और मैं 1-2 बाजारों की नहीं, मैं दुनिया भर में जब भी स्टडी हुई है ये पता लगा है कि जिस समय आप ये प्रश्न पूछते हैं, जिसमें ये प्रश्न चिन्ह होता है निवेशकों के मन में, उसके बाद जो पीरियड होता है उसमें रिटर्न औसत से ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा लगता है कि पैसा बनाना बहुत आसान है, सब बाजार में भागे चले आ रहे होते हैं,
उसके बाद से जो रिटर्न होता है वो बिलो नॉर्मल होता है, औसत से कम होता है, जैसा कि पिछले संवत में हुआ। तो वो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा कोई बड़े क्रैश का डेंजर है। ये जैसा मैंने कहा, अब ये नहीं कह सकते कि इक्विटी मार्केट में नहीं, यहाँ से बिल्कुल ही नहीं गिरेगा, ऐसा कोई मुझे बहुत खतरे वाली जोन में है ऐसा नहीं लगता है। और ओवरवेट सेक्टर्स का जहां तक सवाल है, पिछले साल के शुरू से 2024 के शुरू से जहां हम लोग ओवरवेट थे और अभी तक हैं, वो फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल्स में थोड़ा और ऐड किया है। इस साल जैसा मैंने बोला एफएमसीजी हमारा है वो ओवरवेट हो गया है सेक्टर। कुछ ऑफकोर्स सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स रहे हैं, जैसे केमिकल्स है। और बैंकिंग में ओवरवेट तो हम नहीं है, लेकिन हमेशा हम लोग बहुत अंडरवेट थे, अब उतना अंडरवेट नहीं है। इस साल बैंक्स में भी बढ़ोतरी की है ये पूरे 2025 में। बैंक्स में निवेश ज्यादा किया है, लेकिन बैंक्स में मैं थोड़ा डर डर के निवेश करती हूँ। तो ये अभी फिलहाल स्थिति ये है। शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया और बताया कि क्या कौन से थीम, कौन से सेक्टर आपको पसंद आए हैं। चलिए, मार्केट महारथी को फिलहाल यहीं खत्म करेंगे।